आप सोचिए सिर्फ 1000 बच्चा पूरे इंडिया में ऐसा है जिसका स्कोर जेईई एडवांस में 60% या उससे ज्यादा है। सो कंसिस्टेंटली एवरी डे द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एज होम असाइनमेंट आपको उनको प्रैक्टिस करना है। भले ही उसमें से शुरुआत में आपसे 20% ही सवाल सॉल्व हो रहे हो, 30%, 40% धीरे धीरे बढ़ेगा। बट अगर आपके दिन का बहुत कीमती समय और बहुत सारा समय इन सब एक्टिविटीज में जा रहा है ना, मान के चलना उस 4 घंटे में, 3 घंटे में या 2 घंटे में कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपसे आगे निकल रहा है। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो टेस्ट पेपर हो गया, उनमें से जो क्वेश्चन नहीं हुए, जो गलत हुए, उनके बारे में सोचते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? प्लीज सिट डाउन। ऑल राइट। सो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं सारे जेईई एस्पिरेंट, और बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन मैं 1-2 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों को लगता है जेईई का एग्ज़ाम इस लेवल का दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है? यस इट इज़। इंडिया का ही नहीं भाई, इस लेवल पे दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। बट इन पैरेलल टू दैट EGS टू क्रैक है भाई। टफेस्ट है बट व्हाट डिड आई से? क्यों EGS टू क्रैक है? एक बार थोड़ा मोटा मोटा डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। जेईई मेंस का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 300। और कितने लोगों को ये आइडिया है कि इफ यू स्कोर अबव 190 और 200 मार्क्स, दैट इज जस्ट अबव 65% ऑफ द टोटल मार्क्स, आप टॉप 1 परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट्स में होते हैं। मीन्स आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 99 परसेंटाइल से ज़्यादा होता है। कितने लोगों को ये बात मालूम थी? यस। एंड से इफ यू स्कोर 240 एंड अबव, दैट इज 80% एंड अबव मार्क्स, तो आपका स्कोर जो है वो 99.8 परसेंटाइल की रेंज में पहुंच जाता है। मीन्स 0.1-0.2% ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया आर एबल टू गेट 240 एंड अबव मार्क्स इन जेईई मेंस। अगर आप जेईई एडवांस की बात करोगे तो जेईई एडवांस में तो इफ यू स्कोर अबव 60% मार्क्स, आपका टॉप 1000 रैंक है। आप में से सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 10th में ना बहुत बड़ा बड़ा परसेंटेज स्कोर आया हुआ, 90, 95, 97, 98, 99। इनफैक्ट वहां तो 98, 99 से कम रह गया, उस दिन ही परेशान हो जाते थे हम लोग। और यहां पे हम बात करें कितने स्कोर की? सिर्फ 60%। से स्कोर 60% अबव मार्क्स इन जेईई एडवांस्ड, आपका रैंक टॉप 1000 में होगा। बट व्हाट इट टेक्स फॉर टू गेट देयर, वो 60% लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज हमारा डिस्कशन उसी पर है। आप सोचिए सिर्फ 1000 बच्चा पूरे इंडिया में ऐसा है जिसका स्कोर जेईई एडवांस में 60% या उससे ज्यादा है। जेईई मेंस का पेपर 13-14 लाख बच्चे लिखते हैं, and out of those 13 lakh students, only 1000 students are there or able to score above 60% marks in JEE advanced paper. Yes, the paper is difficult, but सोचिए अगर आप उस 60% मार्क्स के थ्रेशोल्ड के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है, अगर उस मेहनत तक पहुंचते हैं ना, तो उसके बाद का काम बहुत आसान लगता है। सो आज का ये सेशन हमारा है भी इसी बात पे। We will be discussing strategies for top 100 rank or top 1000 rank, top 500 rank in, of course, JEE. So, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं या विल ट्राई टू कवर, ये सारी चीज़ें एक टीचर का अनुभव है ना। बट चीज़ें इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो मैं बोलूँगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। जब भी हम सोचते हैं कि मेरे को 2 साल बाद या 1 साल बाद जेईई का पेपर लिखना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम उसके लिए एक प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं कि दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट माई जर्नी, दिस इज हाउ आई विल गो थ्रू दिस जर्नी एंड दिस इज हाउ आई विल अचीव माई गोल्स। ऐसा करके हम एक प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उस प्लान के साथ नहीं बैठा होगा। प्लान था तभी आप यहाँ पे आए। हमने भी आपको एक बहुत सॉलिड प्लान दिया कि भैया ये आपका पूरा एकेडमिक प्लानर है अगले 2 साल का, अगले 1 साल का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारे टेस्ट होंगे। और
लास्ट में जाके ATS होगा, रिवीजन प्लानर होगा, ये होगा, वो होगा, प्रैक्टिस सेशन होंगे, पता नहीं क्या क्या। सो वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू अ प्लान, आप लोगों ने भी प्लान किया होगा। सो ऑफकोर्स फॉर अ जर्नी ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर वो JEE IIT JEE जैसा एग्जाम होगा तो उसके लिए तो हमें प्लान बनाना ही होगा। सो वो प्लान तो फिक्स्ड है यार, हमने बना लिया, मुझे अगले 2 साल जम के मेहनत करनी है, राइट। और अगले 2 साल में जान लगा के मैं जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। बट कई बार ऐसा होता है, ठीक है यार, आई हैव टेकन एडमिशन इन अ गुड इंस्टीट्यूट, जहाँ पे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ, जहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत दुरुस्त है, जहाँ के टेस्ट पेपर्स बहुत दुरुस्त है, जहाँ पे मुझे पीयर ग्रुप के साथ भी बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। बट आपका जो खुद का स्टडी का प्लान है, अपना खुद का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो इससे पहले मैंने सारी चीज़ें बोली ना, ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग रोल में होंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका खुद का सेल्फ स्टडी का प्लान। सो यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, अलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक। सो इन लास्ट 18 years आई मेट thousands of और tens of thousands of JEE एस्पिरेंट्स, और उनमें ना मैंने एक बात बहुत कॉमन देखी है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में एक बात मैंने बहुत कॉमन देखी है, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी रिलेट भी कर पाएंगे इस बात को, कि जब हम इस जर्नी से गुजर रहे होते हैं ना, तो हम आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये ज़िंदगी है। अगर हम बहुत अंदर घुसते हैं ना तो हमें समझ में आता है यार ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं मैथ्स का डेफिनेशन बोलो यार। सो मैथ्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। पूरा प्रोग्राम जो इस ब्रह्मांड का रचा गया है ना, वो मैथ्स की भाषा में रचा गया है भाई। और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम उस यूनिवर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जिसमें यूनिवर्स लिखा गया है। सो ये सब्जेक्ट पहली बात तो बहुत दुरुस्त है। बट हाँ, ड्यूरिंग दिस जर्नी आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट को अपना बना लेते हैं, एक सब्जेक्ट से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और जनरली वो सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा हो, बट जनरली वो सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। आई लव फिजिक्स, आई लव मैथ्स, आई हेट केमिस्ट्री। ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। पता नहीं, वो एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं अपनी इस तैयारी में। वो सोचते हैं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना मुझे रटना पड़ता है, जबकि मुझे लगता है बहुत छोटा सा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री छोड़ के कहीं भी ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में भी रटना पड़े। भैया बहुत लॉजिकल है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म पे बना हुआ है। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू बी मेमोराइज। सो सबसे पहले आपको ना तीनों सब्जेक्ट को ना बराबर टाइम देना पड़ेगा। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं भाई, मैथ्स भी मैं पढ़ा लेता हूं, केमिस्ट्री मेरी भी खराब है ना, लेकिन एज अ टीचर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिर भी केमिस्ट्री की पैरवी ज्यादा करता हूं। मैं उनको बोलता हूं भैया केमिस्ट्री JEE में ना बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है। दोज हु आई मीन डिवोट इक्वल टाइम और प्रॉपर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, जो केमिस्ट्री के साथ अच्छा काम करते हैं ना, उनके स्कोर्स बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। शायद आप लोगों को यह भी पता होगा कि JEE एडवांस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ्स होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत छोटी। फॉर एग्जाम्पल 60 मार्क्स का पेपर है तो शायद 8 नंबर 10 नंबर वो कट ऑफ होती है बस। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, केमिस्ट्री में 8 ले आऊंगा 60 में से, और देखो फिजिक्स और मैथ्स में 60 में से 60 नहीं आते हैं। एडवांस के पेपर में शायद ही कोई बच्चा होगा इक्का दुक्का पूरे इंडिया में जो उतना स्कोर कर पाता है, नहीं आता। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में प्रॉपर टाइम दोगे, या इनफैक्ट हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दोगे ना, तो आपके स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा और ऑफ कोर्स आपके स्कोर्स बेहतर होंगे। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन, वो समझाता हूं। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया आप सबने? ईमानदारी से बताना, जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा या अभी भी काइनेमेटिक्स का कोई भी सवाल जब आपके सामने आता है, ऑनेस्टली कन्फेस करना, कितने लोगों को लगता है कि यार मेरे को 3 इक्वेशन आती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं हम ये इक्वेशंस।
मेरे को तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना काइनेमेटिक्स का सवाल करना है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, किसी भी सवाल में बहुत सारा डेटा होगा और हमारे दिमाग में एक सेट ऑफ इक्वेशंस है जो मैंने अभी बोली, और हम ट्राई क्या करते हैं बताता हूँ, किसी तरह वो डेटा इन इक्वेशन में फिट हो जाए। कहीं से मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे जाए, कहीं से मुझे एक्सेलरेशन दिखाई दे जाए, कहीं से मुझे टाइम दिखाई दे जाए, और मैं वो डेटा को इन इक्वेशन में फिट करके किसी ना किसी ऑप्शन तक पहुंच जाऊंगा। दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न और मूव फॉरवर्ड। जब भी कोई सवाल आपके सामने आएगा, उस सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी तभी सही होगी जब उस सवाल में क्या पूछा गया है पहले वो क्लैरिटी हो। मैं अगर काइनेमेटिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं बोलता हूं यार मान लो एक सवाल में पूछा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फाइनली बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहला मेरे दिमाग में चलना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वो मैंने लिख लिया भैया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चले, मुझे डेल्टा टी पता चले। ये सारी चीजें ना जब आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होंगे ना तब होगा। कई बार हमें लगता है यार मुझे समझ आ रहा है, ये भी मैं बच्चों की प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है, मुझसे 10 में से 8 सवाल भी सॉल्व हो जा रहे हैं, बट बावजूद उसके, अगेन बताना, बावजूद उसके वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है कुछ तो कमी है, वो घर ठीक नहीं बना भाई, कहीं कहीं ईंटा गायब हो गए उसमें से, वो दीवारें ठीक नहीं बनी है, वो नींव मजबूत नहीं हुई है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है भाई, वाई इट इज ऑलवेज बीइंग आई मीन पॉइंटेड आउट कि आप कोई भी चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, उसको अगर आप बहुत डीपली जाके उसके फंडामेंटल्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज वेरी लाइकली कि अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है भाई, इनफैक्ट जेई के सवाल में तो जब आप सवाल करोगे फाइनली सारा सिलेबस हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर जेई एडवांस्ड, और जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होगे, एक एक सवाल में आपको मैग्नेटिज्म भी मिलेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी मिलेगा, मैकेनिक्स भी मिलेगा, काइनेमेटिक्स का भी यूज होगा, सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स भी काम में आ रहे होंगे, मतलब ये वो पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, अब एक सवाल में सारी चीजों का एप्लीकेशन है। सो जब तक हर चैप्टर में आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं बनते जाओगे ना तब तक आगे ट्रबल होगा, और उसके लिए अभी बहुत समय है हमारे पास। आप लोग को अगर लग रहा है कि कोई चैप्टर ऐसा है सर जिसमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक बार बैठो अपने टीचर के साथ दोबारा कि सर ये पार्ट ऑफ द चैप्टर में मेरे को लग रहा है सर मिसिंग है कुछ, मैं ऐसे सोचता हूँ, आप मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, मैं कौन से डायरेक्शन में चलूँ। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो जरूर आपको रास्ते बता देंगे, नहीं बेटा तू ऐसे नहीं सोच, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तेरे को ऐसे सोचना है, देखना चीजें आसान लगेगी। एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, लास्ट में भी आएगी ये बात, मैं 2 टर्म बोलता हूँ, एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स और दूसरा इंटेलिजेंसी। सर मेरा बेसिक एप्टीट्यूड बहुत खतरनाक है, एक तरफ एप्टीट्यूड है, एक तरफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स है, कौन जीतेगा बताओ? थोड़ा कम एप्टीट्यूड भी चलेगा भाई, थोड़ा समझने में देर लग रही है चलेगा, पर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जान लगानी है, सर ने मुझे 60 सवाल दिए आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, मैं कोशिश करूंगा कि 60 के 60 को अपना अटेम्प्ट तो देके पहुंचूंगा अगले दिन। हर दिन का अगर आपने ये माहौल बना लिया, जब हम बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं ना भाई तो हमारी सराउंडिंग भी बहुत खुश होती है। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो ना, उस रूम की दीवारें, एसी, पंखा, कूलर सब बड़े खुश होते हैं, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। So consistently every day the questions which are being provided to you as home assignment, आपको उनको प्रैक्टिस करना है, भले ही उसमें से शुरुआत में आपसे 20% ही सवाल सॉल्व हो रहे हो, 30%, 40% धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कोई बोले ना मेरा एप्टीट्यूड इतना तगड़ा है सर आप मुझे कोई भी सवाल दो, अरे भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा एप्टीट्यूड भी काम नहीं आएगा। आप सब में जितना रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो है भाई,
द थिंग विच विल क्रिएट द डिफरेंस इज कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहा है, वो ऐसी चीजें जो सारा डिफरेंस क्रिएट करेगी. सो दिस इज द प्लान. नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल्स. ऑफ कोर्स आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको स्टडी मॉड्यूल्स मिलते हैं, DPPs मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स मिलते हैं बहुत सारे. बट साथ साथ यहाँ पे मैं बोलूँगा NCERT की टेक्स्ट बुक कितने लोग उठा के देखते हैं, ईमानदारी से बताइए. बहुत सारे लोग से कभी कभी आपने ये सुना होगा, जेई की तैयारी कर रहे हो, NCERT काम नहीं आएगी. NCERT बहुत बेसिक लेवल की किताब है. आपको इरोडोव, क्रोटोव, पाथ फाइंडर ये सब उठाना पड़ेगा. भैया वो भी उठाएंगे, बट NCERT ना बहुत बहुत ज़रूरी किताब है. आप लोगों ने बहुत सारी फिजिक्स पढ़ ली, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स. ठीक है? रिएक्शन इज द कॉज ऑफ एक्शन. आई रिपीट द स्टेटमेंट, रिएक्शन इज द कॉज ऑफ एक्शन. ये सही है या गलत है? कितने लोग सही के फेवर में, रेज योर हैंड्स. कितने लोग गलत के फेवर में? मैं दोनों से आंसर पूछूंगा. तो वापस से कितने लोग सही के फेवर में है? चलिए मैं इसका आंसर करता हूं, बट उससे पहले बताओ कितने लोगों को ईमानदारी से बताना ये लगा कि सर ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होगा ही, रिएक्शन तो एक्शन का ही कॉज होगा. कितने लोगों को ईमानदारी से बोलो ये लग रहा है तो ऑब्वियसली होगा सर, यस ट्रू है, ऐसा लग रहा है. सो लेट मी टेल यू, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग. रिएक्शन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ये पढ़ा है आपने, एक्शन और रिएक्शन दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली, सो वन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ अदर. NCERT बुक में ना एक बॉक्स होता है, फिजिक्स का कोई चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट में एक बॉक्स होता है जिसपे लिखा होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, पढ़ा होगा शायद, उसी में लॉज ऑफ मोशन में जाके देख लेना ये स्टेटमेंट. मैं अभी यहाँ पे 20 स्टेटमेंट ऐसे बोल सकता हूँ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स जिसमें आपको लगेगा ऑब्वियस ट्रू है, ऑब्वियस फॉल्स है, आंसर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा. सो आप कितना भी खतरनाक क्वेश्चन के लिए कितनी भी खतरनाक किताबें उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट NCERT को भी ना आपको ब्रीड करना पड़ेगा. NCERT की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, आपके बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी बुक्स आपको रेफर करते होंगे. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा स्टडी मटेरियल मॉड्यूल हो गया, DPP हो गया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी हो गई, बट मुझे ना इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स के ना और सवाल चाहिए. तो सर बोल देंगे बेटा HC वर्मा के कर, बहुत अच्छा है रे ऑप्टिक्स उसको. सर वो भी हो गया, चल बेटा तू इरोड ऑफ कर ले. सर वो भी हो गया, सर मुझको ओलंपियाड लेवल का चाहिए, चल पाथ फाइंडर करते. तो ऑफकोर्स वो आपकी भूख पे डिपेंड करेगा. बहुत सारे टीचर्स अपने से दे देंगे बुक, ले बेटा मैं तेरे को टिक करके देता हूँ, ये 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करके लाने तेरे. Of course, DPPs, of course, it is a collection of good questions in every subject, every chapter. तो आपको ना रेगुलरली उनको सॉल्व करना है, उनमें जो डाउट्स हैं वो अपने टीचर से पूछना है. सो दिस इज अबाउट स्टडी मटेरियल. नाउ डेली रूटीन क्या होना चाहिए हमारा? सो ये भी मैं बताता हूँ. बहुत सारे पेरेंट्स जब हम लोगों से मिलने आते हैं, PTMs होती है या वैसे भी आते हैं मिलने, वो बोलते हैं सर मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है सर, मैं तो जब भी इसको देखता हूँ या देखती हूँ, मदर बोलती है मुझे तो ये अपने स्टडी टेबल से चिपका हुआ ही नजर आता है, हमें तो लगता है सर 8-10 घंटे तो ये लगा ही रहता है बिल्कुल, बट फिर भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा, इसके मार्क्स में तो रिफ्लेक्ट नहीं होता सर. तो फिर हम पूछते बेटा एक बात बता, तो 8 घंटे स्टडी टेबल पे बैठा होता है, मैं तो पूछता हूँ ये सवाल और आप लोग बहुत रेजोनेट करोगे इस बात से, अगर मेरा मन कहीं भ्रमण पे गया हुआ है, भ्रमण समझते हो, घूमने गया हुआ है, पहाड़ों में गया हुआ है, और मेरे सामने मेरी बुक का एक पेज खुला हुआ है, कितने लोगों को लगता है 1 घंटा बीत जाएगा यही पेज रहेगा और मैं इस पेज को भी नहीं पढ़ रहा हूं? होता है भाई, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ तो होता ही होगा.
लेकिन इस समय जब मेरा ऐसा है, देख मैं इसमें रहा हूं, मन मेरा है नहीं, मन तो कहीं घूमने गया हुआ है, लेकिन इस एसी को क्या लगेगा, अरे यार ये बच्चा बहुत पढ़ रहा है। अब ऐसे 4-5 घंटे बीत गए, मैं पूरा इंडिया घूम आया, पेज मेरा वही खुला हुआ है, लेकिन एसी से कोई पूछे इस बच्चे ने कितनी देर पढ़ाई करी, एसी बोलेगा 4 घंटे। पढ़ाई कहाँ हुई भाई, वो पढ़ाई नहीं हुई। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 6 घंटे पढ़ने बैठते हैं तो 6 घंटे का आउटपुट मिलेगा, बट जब 6 घंटे पढ़ने बैठते हैं मेक श्योर कि 4.5-5 घंटे का आउटपुट तो मिले। पता चला 6 घंटे बैठे, आउटपुट 2 घंटे का ही मिल रहा है, तो वो 2 घंटे का ही फोकस स्टडी है भाई। आई बिलीव समझ रहे होगे ये बात। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ाई करते समय ना ब्रेक्स लिया करो। एक टेक्निक होती है, अभी इसमें मेंशन भी किया मैंने, 45 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, या 1 घंटे पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, या आधा घंटे पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। वो ब्रेक में आप वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा हाथ पांव को स्ट्रेच कर सकते हो, फिर से लग गए। इंक्लूड रिवीजन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एवरी डे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो खैर वही काम है हमारा अगले 1 साल 2 साल, हर दिन सवाल ही सॉल्व करने हैं, सवालों से ही उलझना है हमें। बट रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। अच्छी बात यह कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अगर एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एक बार हमने जम के प्रैक्टिस कर ली, तो वो चीजें इरेज नहीं कर सकता कोई दिमाग से। बट फिर भी कुछ एक सब्जेक्ट या कुछ एक चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां पे आपको ना रिवीजन की आवश्यकता होगी। तो मान लो आपने 1 महीने का प्लान बनाया अपना स्टडी का, 1 महीने के प्लान में पिछला जो सिलेबस खत्म हो चुका है उसके भी 1-2 चैप्टर को इंक्लूड करो, जिसमें आपको लगता है यार मेरे को रिवीजन चाहिए, मेरे को लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार वर्क फॉर एनर्जी के सवाल एक बार और कर लूँ तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें आपको खुद को मैनेज करनी है ना। नो वन कैन कस्टमाइज इट फॉर यू। ये आप खुद जानते हैं अपनी कमियों के बारे में, अपनी खामियों के बारे में, आपको बनाना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स एक स्टडी प्लान हमें बनाना है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रैक्टिस प्लस, जितना ज्यादा टेस्ट आप लिखोगे आप अपनी सक्सेस के उतना नजदीक पहुंचते जाओगे। सो प्रैक्टिस इज द किंग, सॉल्व प्रीवियस 10-15 ईयर्स ऑफ जेई पेपर्स। सो खासकर जेई एडवांस, इनफैक्ट जेई मेंस भी, और जेई मेंस में बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर में प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक टेक्निक ये हो सकती है कि आप लोग का जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पूरा खत्म हो गया, अब हमने देखा PYQs का बुक उठाया, हमने देखा यार इस चैप्टर से पिछले 8 साल में 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। और एक बार जब सारे सॉल्व हो जाएंगे कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू सॉल्व, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चैप्टर में। टारगेट सॉल्विंग 100-150 क्वालिटी क्वेश्चंस पर टॉपिक। नाउ आई हैव रिटन क्वालिटी क्वेश्चंस, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर एन एग्जाम जहां पे हमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जहां पे हमसे बहुत बेसिक फॉर्मूला पूछा जाएगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला बताओ। नहीं भाई, जब आपने वो चैप्टर थॉरोली पढ़ लिया, सारी चीजें समझ ली, उसके बाद आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, ऐसा हो गया फुल कॉन्फिडेंस हो गया, देन लुक फॉर 50-100 क्वेश्चंस ऐसे जो एकदम जान निकाल दे उस चैप्टर के लिए। हमारी नहीं होंगे सारे सॉल्व, टीचर्स की मदद लेंगे, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस फिर बढ़ेगा, उस चैप्टर के लिए भी उस सब्जेक्ट के लिए भी। नाउ मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस फ्लो में इतना कंफर्टेबल होते हैं कि वो आराम से तीनों सब्जेक्ट का 3 आवर ड्यूरेशन का टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मेरे को ना छोटा छोटा पेपर दो, आज मैं 1 घंटा फिजिक्स करूँगा, 1 घंटा मैथ्स का पेपर कल करूँगा, 1 घंटा केमिस्ट्री का पेपर कल परसों करूँगा। ये आपको डिसाइड करना है। ऑफ कोर्स जो प्लानर में पेपर्स है वो तो आपको देने ही है, बट उसके अलावा टू प्रैक्टिस आप लोग ऐसे पेपर्स भी अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हो, और इसके लिए भी जो सपोर्ट चाहिए आप अपने टीचर से ले सकते हो। और ये जो लास्ट पॉइंट है,
जब आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ तो आपको एग्जाम सिमुलेशन मिल जाता है, यहाँ तो आपको वही 3 आवर्स में प्रॉपर इन्विजिलेशन के साथ पेपर देने को मिलता है। बट जब जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, बहुत बार ऐसा होता है 3 घंटे का पेपर है, 5 घंटे में कंप्लीट किया, बीच में खाना भी खा लिया, दोस्तों के साथ घूम भी आए, मम्मी ने बाजार से दूध मंगाया वो भी ला के दे दिया, करके 5 घंटे हुए, पेपर कंप्लीट भी हो गया। नहीं भाई, जब आप कोई पेपर लिखने बैठे हैं तो फिर वो एग्जैक्ट एग्जाम सिमुलेशन जैसा होना चाहिए। 3 आवर ड्यूरेशन है तो 3 घंटे में उस पेपर को हमें कंप्लीट करना है OMR फिलिंग के साथ। ये हाउ आई मीन वी कैन इंक्रीज अवर एफिशिएंसी, और कैसे हम लोग अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट भी करें, मैनेज भी करें, उस पर भी मैंने लिखा है। ये दो फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स इज फॉर रिवीजन, इट इज नॉट फॉर द रेगुलर एंटायर ईयर स्टडी। पूरे साल में तो हर टॉपिक पे ही उतना ही वेटेज देना है भैया, सबका ही वेटेज उतना है। जब लास्ट में सारा सिलेबस हो गया, रिवीजन कर रहे हो, वहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा वेटेज या एक्स्ट्रा टाइम उन चैप्टर्स को डिवोट कर सकते हो जहां पे वेटेज हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि थोड़ा थोड़ा देर का ब्रेक हमें लेना चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहे, फोकस्ड रहे हम लोग। डिस्ट्रैक्शंस, नाउ दिस इज, ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो दिस आई मीन, मुझसे बेहतर जानते हो आप ये बात कि सोशल मीडिया का जो यूजेस है वो इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वेदर इट इज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और भी पता नहीं क्या क्या। और अगेन आप लोग इससे भी रेजोनेट करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद दिन का 3-4 घंटा रील्स को स्क्रॉल करने में निकलता होगा अभी भी। सो दैट इज अ प्रॉपर, क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ प्रेशियस टाइम। कुछ हासिल नहीं होना, रील स्क्रॉल करते रहोगे उससे। ठीक है, 10, 15, 20 मिनट आपको अपना थोड़ा रिलैक्स करना है, उसके लिए दैट इज इन आई मीन 15-20 मिनट इज गुड इनफ। बट अगर आपके दिन का बहुत कीमती समय और बहुत सारा समय इन सब एक्टिविटीज में जा रहा है ना, मान के चलना उस 4 घंटे में, 3 घंटे में या 2 घंटे में कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपसे आगे निकल रहा है। और अब आप इतने समझदार, इतने बड़े हो चुके हो कि कोई आपको रोज ये बोले कि यार तेरा रोज 4 घंटा खराब हो रहा है, तो मान के चलना वो समझ ही नहीं है फिर आप में, वो डेवलप ही नहीं हुआ अभी तक। फिर आप जेईई के लिए सीरियस नहीं हो सकते। आई मीन टू से, आप लोग सब इतने बड़े हो चुके हो कि अब भला बुरा समझ में आता है। अब ये समझ में आता है कि अगर मैं रोज 4 घंटे यहां बिताने की बजाय अपनी पढ़ाई में बिताऊंगा ना, मैं शायद जिंदगी में बहुत आगे निकलूंगा। दिस यू नीड टू डिसाइड। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं दैट यू शुड टेक रेगुलर ब्रेक्स ताकि अच्छा प्रोडक्टिविटी हमें मिले हमारी पढ़ाई का। ये इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। जो जेईई का जर्नी होता है ना यार, 11वीं में पढ़ना शुरू किया, 10वीं तक एकदम हाई होते हैं, 99% आया मेरा। और 11वीं की क्लास में जैसे ही आए, पहले दिन बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया या फिजिकल वर्ल्ड ही बताया गया कि यार ये पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल, 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, पता नहीं क्या क्या डेफिनेशंस। फिर जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स शुरू हुआ, लगा यार अरे बाप रे कहाँ आ गए हम लोग। सबके साथ होता है ये। मेरे को जब 11वीं क्लास में था, मेरे पेरेंट्स ने बोला भैया मैथ्स पढ़नी है, फिजिक्स की क्लास में गया 4 दिन, 5वें दिन घर पे बैठ गया, मेरे को समझ नहीं आएगा, मैं नहीं ले सकता, मेरे से होता ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और अभी तो आप थोड़ा आगे बढ़ चुकी है जनरेशन, पर आज से 20 साल पहले कोई पेरेंट काउंसलर के पास नहीं लेके जाते थे अपने बच्चे को, खुद ही होते थे वो काउंसलर। वो बोलते थे भैया तेरे को 1-2 दिन और नाटक करने कर ले, जाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो हमको भी 1-2 दिन बाद समझ में आ गया भैया जाना तो पड़ेगा, एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। कोशिश करना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। हम सबके साथ होता है, शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, फिर 1-2 महीने बाद लगता है हाँ यार समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी ये जो जर्नी है ना, इसमें आप सैकड़ों पेपर लिखते हो और बहुत सारे पेपर्स ऐसे होंगे जहां आपके स्कोर गिरेंगे, या जितना आपने सोचा है आपको लगता है मैंने मेहनत बहुत करी थी यार, पर फिर भी स्कोर्स नहीं आ रहे। वहां पे ना अपने आप को बैक करना है, पुश करना है।
वहाँ पे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो सच्चा मोटिवेशन है ना, वो टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा कहीं से नहीं आ सकता, ये भी बता देता हूँ। जब आप पैदा हुए होंगे ना, उस दिन से लेकर आज तक आपके माता पिता ने हर दिन आपके बारे में सोचा होगा। हर दिन ये सोचा होगा कि यार मेरा बच्चा या मेरी बच्ची को उसका रास्ता मिल जाए। यहाँ पे खड़े होके जब हम टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, इन शक्लों से हमें अटैचमेंट हो जाता है भाई, प्यार हो जाता है। 2 साल सेम शक्ल देख रहे हैं, बोले सर हम भी तो वही देख रहे हैं, वो ठीक है। बट कोई भी टीचर यहाँ बैठ के या यहाँ खड़ा होके जब पढ़ा रहा होता है ना, उसको एक ही चीज समझ में आ रही होती है, यार ये सारे बच्चे निकल जाए, दे फाइंड देयर पाथ। उनकी दुआओं में, प्रार्थनाओं में यही निकलता है। और पेरेंट्स तो मैंने बताया ना, जिस दिन पैदा हुए तब से लेके मेरी बेटी आईटी में जाएगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। तो ये 2 लोगों की दुआओं में हमेशा बच्चे आप लोग होते हो। तो जब भी लगे ना यार कि मुझसे नहीं हो पा रहा, प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, बात करो उनसे। इस पूरी जर्नी में अपने आप को हाई रखना, मोटिवेटेड रखना उतना ही जरूरी है भैया, जितना खाना खाना जरूरी है। और आएगा वो फेज जब आप गिरोगे, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, लगातार 3 टेस्ट हो गए, बहुत बेकार स्कोर्स आ रहे हैं, और जो चैप्टर चल रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है। उस समय लग रहा होगा यार, अरे यार गलत चीज में आ गया मैं। बट दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी यार, सबके साथ होता है ये यार, 1 के साथ भी होता है, हमारे साथ भी हुआ था भाई। बहुत बार जहां कोचिंग कर रहे होते थे, वहां से घर भाग जाता था मैं तो, ट्रेन में बैठ के बिना माता पिता को बताए। 7-8 घंटे बाद वहां पहुंचता था, फिर जाके रो लेता था उनके सामने कि मुझसे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे। फिर 1-2 दिन माता पिता समझाते थे, कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब भी लगे ना गिर रहे हो, नहीं हो रहा है मुझसे, अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट शेयर विद योर टीचर्स और पेरेंट्स। बट हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बताते भी नहीं है, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर, और फिर गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। छोड़ो यार, पढ़ाई तो हो नहीं रही, फिर इधर उधर दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है इस एज में। मैं जब आप लोगों की उम्र में था, ऐसे ही पढ़ता था ना, तो एक टीचर थे हमारे, अभी भी हैं दुनिया में, वो एक बात बोलते थे, वो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता था। यहाँ लिखा है ना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। वो हमेशा एक चीज बोलते थे, एवरीवन इज अ बॉर्न जीनियस विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। हर एक बच्चा बॉर्न जीनियस है, जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कि कोई हो टीचर ऐसा जो इंस्पायर कर दे उस बच्चे को अपने पोटेंशियल को डिग करने के लिए। कोई हो ऐसा जो उस बच्चे को ये भरोसा दिला दे कि यार ये आदमी है जो मेरे लेवल को यहां से यहां तक लेके जाएगा, ये आदमी है जो मेरे को पता नहीं क्या कर देगा। और आज भी होता है ऐसा। आप अपने टीचर्स में हमेशा ऐसा ही ढूंढते होगे, ऐसा ही देखते हो कि ये बदलेगा मेरी जिंदगी। तो इसीलिए टीचर से बात करो भैया, जब लग रहा है नहीं हो रहा, बात करो अपने टीचर से। और ऑफ कोर्स अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे, अपनी एबिलिटीज पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। एक सवाल आपसे नहीं हुआ, उससे आपकी एबिलिटी कम नहीं हुई भाई। पर उस सवाल करने की अगर आपकी ज़ील नहीं है, इच्छा नहीं है समझने की, फिर से सर से, टीचर से बात करने की, तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो होगा ही होगा। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस मेंटर्स, दिस मैं बहुत स्ट्रेस देके बोल चुका हूँ ये बात। पीयर सपोर्ट, स्टडी विद पीयर्स हु शेयर सिमिलर गोल्स। ऑफ कोर्स आप लोग करते ही है पीयर स्टडीज। बहुत बार ऐसा होता है ना, 3-4 लोगों का ग्रुप बन जाता है, दे डिस्कस अबाउट फिजिक्स, वो ये सवाल कैसे हो, और ये सवाल में तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तीनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगे, मजा आ गया। साथ साथ कोलिजन के प्रिंसिपल भी लगे। तो जब हम पेयर में ऐसे डिस्कशन करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा भी सब्जेक्ट नॉलेज एनहांस होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि 20 लोग बैठे ठा के लगा रहे हैं।
बेकार बातों पे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। वो पीयर स्टडी नहीं है भाई। 3-4-5 लोगों का ग्रुप हो, 2 घंटे 1 घंटे बैठे, सवालों पे डिस्कशन हुआ, पढ़ाई की बातों पे डिस्कशन हुआ, वो ऑफ कोर्स हेल्पफुल होता है। दिस इज द लास्ट थिंग जो मैं ऑलरेडी वैसे सारी चीजें कवर कर चुका हूँ। ये समरी है बेसिकली। सो कॉन्सेप्ट्स कहाँ से सीखने हैं? टीचर से सीखने हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स में मैंने HCV लिखा है। आगे जितने भी किताबें टीचर से आप पूछेंगे, इसको कोई रेफरेंस नहीं मानेंगे, दिस इज जस्ट अ सिमुलेशन। प्रैक्टिस करना है 100 से 150 क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस पर टॉपिक। डज नॉट मीन कि मैंने आज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, पहला चैप्टर है, कूलम ने बताया F = K Q1 Q2/R², और इसी फॉर्मूला के मैंने 20 सवाल सॉल्व कर लिए Q1 और Q2 और R की वैल्यू बदल बदल के। बेकार हो गया वो, कोई फायदा नहीं है उसका। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है भैया, हर पेपर के बाद जो सवाल आपसे सॉल्व नहीं हुए या जो सवाल आपने गलत सॉल्व किए, उनमें आपसे क्या एरर हुई, वेदर इट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल एरर या फिर सिली मिस्टेक था या फिर मुझे भैया सवाल ही समझ ना आया, कुछ क्या पूछ रहा है ये, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करके ये इंश्योर करना कि अब ये सवाल या ऐसा सवाल आज के बाद कभी मुझे मिलेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता सॉल्व करने से। तब मान के चलना आप अपनी खामियों पे काम कर रहे हो। दैट इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा तो कभी नहीं हुआ हर पेपर के सारे सवाल सही। मेंस का पेपर है 75 क्वेश्चन है, 75 के 75 सही। मैं तो चाहता हूँ उस लेवल तक पहुंचे आप, बट मान लो 75 में से 10 गलत हुए। वो 10 क्यों गलत हुए यार? क्या एरर हुई? फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 3, मैथ्स में 3। क्या प्रॉब्लम उन सवालों क्यों नहीं कर पाया मैं, या क्यों गलत किया मैंने? उस क्यों का जवाब ढूंढना, वही एरर एनालिसिस है। और साल भर करिए, एकदम जबरदस्त जंप होगा आपके स्कोर में, आपके कॉन्फिडेंस में। रिवीजन ऑफ कोर्स, नोट्स, फॉर्मूला शीट्स बार बार रिपीट करेंगे अपने टाइम को। और जो मैंने समझाया कि बहुत लंबा लगातार पढ़ने से कंसंट्रेशन या फोकस कम हो सकता है, तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। यहाँ पे भी मैंने लिखा है माइंडसेट में कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस में कंसिस्टेंसी जीतती है भाई। द लास्ट थिंग इज ऑफ कोर्स आपको अच्छी मेंटरशिप मिले, और साथ साथ डाउट्स। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, ये डाउट मेरे मन में आया, मेरे मन में ही दफन हो जाए भगवान, मैं नहीं पूछूंगा। वो इतने सारे डाउट हो जाते हैं, वो नेवर एंडिंग बुक हो जाती है फिजिक्स की तरह। जो सवाल, जो शंका दिमाग में उत्पन्न हो रही है भैया, तुरंत पूछ लो, सर ये बता दो एक बार। बहुत बार हम इस भय से नहीं पूछते कि अरे यार ये सिली डाउट निकला तो, अगर मेरे टीचर ने मेरी सारी क्लास के सामने इंसल्ट कर दी तो, सारे बच्चे हंस पड़े तो, अरे भैया क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है भाई। पर पूछ लो। चलो मान लो उस समय हिम्मत नहीं कर पाए, क्लास के बाहर पूछ लो। कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने जब क्लास के बच्चे, में मानता हूं हंस पड़ेंगे आपकी बात, पर कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपकी बात सुन के हंसेगा। वो बता ही देगा, नहीं बेटा तू गलत सोच रहा है, ऐसे होगा। सो स्टे कंसिस्टेंट, फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। गुड लक फॉर योर जेई जर्नी। और ऑफ कोर्स जो जेई 26 में लिखेंगे, जो जेई 27 में लिखेंगे, 27, 26, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट इन सब से जो मैंने आज डिस्कस किया ना, इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक बता देता हूँ भाई। वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड था। अपने आप पे भरोसा रखो, जम के मेहनत करो। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कोई आपको आईटी, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ऐसे बोलते हैं सर आप पढ़ा दोगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, नहीं सर, गलत थॉट प्रोसेस के साथ आया। ये पढ़ेगा तो इसका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा ही बोलता हूं, आपकी सफलता की कहानी का लीड रोल आप खुद हो भाई। हम लोग सब सपोर्टिंग रोल में हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सब सपोर्टिंग आर्टिस्ट। होता ना मूवी, शाहरुख खान लीड रोल,
और आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं वो सपोर्टिंग रोल में होते हैं, हम सब सपोर्टिंग रोल में हैं। आपकी कहानी के शाहरुख खान आप ही हो। आप ये सोचो कि ये पकड़ के ले जाएगा मेरे को वहां पे, नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी रास्ता दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स टीचर्स पेरेंट्स हमेशा रहेंगे आपके साथ। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जर्नी। और एक बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रीआइटरेट कर रहा हूँ, कि जब कभी लगे ना मुझसे नहीं हो रहा है, अपने टीचर से बात करो भाई, क्योंकि ऐसा बहुत बार लगेगा, हमको भी लगता था भाई। और ऐसा सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, जिंदगी में भी बहुत बार लगेगा भाई। आज मुझे 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, लोग बोलते बहुत मेच्योरिटी आ गई है, बट फिर भी मैं भी बहुत बार घबराता हूँ किसी भी परेशानी में। सो आई टॉक टू माई पेरेंट्स। मैं जाता हूँ अपने फादर साहब के पास, जाके बैठता हूँ उनके पास, थोड़ी झिझक होती है, फिर बोलता हूँ कि पापा ऐसे फंस गया हूँ, ऐसा कुछ हो गया, क्या करूँ, कैसे निकलूँ, आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या एडवाइस है। क्योंकि वो मुझसे 25-28 साल बड़े हैं, तो उन्होंने मुझसे 25-28 साल ज़्यादा अनुभव लिया है ना। तो जब कभी लगे ना नहीं हो रहा मुझसे, तो आप अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। इन दोस्त से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है भाई, कोई भी नहीं होता है। इस उम्र में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। जान छोड़, वो जब थोड़ा समझने लग जाएगा ना, वो 5,000 रुपये नहीं देगा तेरे को, जान तो बहुत दूर की बात है। और माँ बाप टीचर सब कुछ देने को तैयार ही होते हैं हमेशा। करोगे मेहनत, समझ में आया कुछ? yes, तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, करोगे मेहनत? ऑल राइट, करिए बहुत अच्छे से तैयारी। और अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी के मन में कुछ ख्याल है, 5 मिनट, कोई भी सवाल अगर आ रहा हो मन में। एनी वन ऑफ यू? यस। मेरा डाउट था कि टेस्ट एनालिसिस जैसे करते हैं तो बहुत बार होता है मतलब समझ नहीं आता, जैसे क्वेश्चंस हुए नहीं फिर वो कैसे करें और टाइम कैसे निकालें टेस्ट एनालिसिस के लिए। और बहुत सारे अभी टेस्ट हो रहे हैं जैसे वीकली होते हैं, तो वो मतलब पॉसिबिलिटी अक्यूमुलेट हो गया बहुत सारा। बैठिए, देखो भाई, इस बच्चे का सवाल वही है जो मैंने अभी एरर एनालिसिस वाला बोला था, बट फिर भी मैं एक बार बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की, और इनफैक्ट बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जो टेस्ट पेपर हो गया ना, हो गया, उसको उठा के नहीं देखते। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो टेस्ट पेपर हो गया, उनमें से जो क्वेश्चन नहीं हुए, जो गलत हुए, उनके बारे में सोचते हैं। रही बात टाइम निकालने की भाई, तो किसी भी टेस्ट पेपर के होने के बाद उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना इज अ जॉब ऑफ 2 आवर्स ओनली एट मैक्स। आइडियली तो आपको जिस दिन टेस्ट पेपर खत्म हुआ उसी दिन रात को बैठ के 2 घंटे निकालने उस टेस्ट पेपर के गलत या छोड़े हुए क्वेश्चंस को लेकर। बट मान लो उस दिन भी नहीं कर पाते हो तो अगले दिन आपको वो काम करना है। इनफैक्ट इसके लिए आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, मैं सभी जगह बोलता हूँ ये बात। उस नोटबुक का नाम रखिए सेल्फ एरर एनालिसिस। 3 पार्ट बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हर पेपर में जो फिजिक्स में गलत हुए नहीं कर पाया, जो केमिस्ट्री में गलत हुए नहीं कर पाया, जो मैथ्स में गलत हुए नहीं कर पाया, उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है उसमें। अब मान लेते हैं यहां से लेके जेई तक 100 पेपर लिखे आपने, और हर पेपर में मान लेते हैं 15 क्वेश्चंस थे जो गलत या नहीं कर पाया मैं। कोई बता सकता है 100 पेपर 15 क्वेश्चन, फाइनली जब जेई का पेपर आने वाला होगा उससे पहले उस नोटबुक में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे? 1500। और ये 1500 वो सवाल हैं जो या तो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे या आपने गलत सॉल्व किए थे, लेकिन चूंकि अब आपने दोबारा सॉल्व कर लिए तो इनमें से अगर कोई सवाल आएगा उसके गलत होने की प्रॉबिलिटी बहुत कम हो गई। और यकीन मानिए उन 1500 में से ना जेई के पेपर में 25 सवाल मिलेंगे आपको। है बहुत छोटा सा काम, हर पेपर के बाद 2 घंटे 1.5 घंटा बिताना है।
मैं फिर आऊँगा, फिर आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने सेल्फ एरर एनालिसिस का नोटबुक बनाया। बहुत कम बच्चे मिलेंगे, मुझे पता है ये बात। बट आई टेल यू, जो लोग बहुत सीरियसली इस बात को लेते हैं ना, उनके लिए वो 1500 क्वेश्चंस की जो नोटबुक होती है ना, वो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा दोस्त साबित होती है, सबसे अच्छा फ्रेंड। मजा आता है उनको, उस समय इतना कॉन्फिडेंस होता है, अरे यार ये वो सवाल है जो मैं नहीं कर पाया था पहली बार में, या जो मैंने गलत सॉल्व किए थे पहली बार में। तो टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, उसके लिए 2 घंटे कम सो लो जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? यस। सर जैसे अलग अलग स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जैसे नोट हो गए, डीपीपी मॉड्यूल, तो सर इन सब के लिए टाइम कैसे मैनेज करना है? बट सो अगेन, जब हम लोग बच्चे थे ना, तब हमारे सामने भी यही सवाल आता था। और सही बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सवाल का कोई मैकेनिकल आंसर नहीं हो सकता। सर स्टडी मॉड्यूल भी है, डीपीपी भी है, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सर ने दिए हैं। सर एक ये बुक भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करूँ सर मैं? साथ साथ सर स्कूल वाले भी बहुत असाइनमेंट देते हैं, कैसे मैनेज करूँ मैं ये सब? तो मैं ऐसे बोलता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा बेटा जब आपके पास दिन में 24 की बजाय 26 घंटे होंगे। बताओ ऐसा होगा क्या कभी? नहीं होगा। मैनेज करने का एक ही तरीका, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। बहुत बार होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत बार होगा थोड़ा कम सोने को मिलेगा, बट इट इज वर्थ स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स फॉर द गोल, फॉर द एम जो आप टारगेट कर रहे हो। अब से लेकर अगले 2 साल में अगर सैकड़ों रातें नहीं भी सोओगे, फॉर दिस पर्पज ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं 100 रातें सर मैंने वो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी वेब सीरीज देख डाली, दैट इज ऑफ नो यूज। सर 100 रातें मैं नहीं सोया क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मेरा असाइनमेंट करना था। इट इज वर्थ स्पेंडिंग भाई। तो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा मैनेज करने का। और कोई, मैंने बोला ना, कोई मैकेनिकल तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा टी तो फिक्स्ड है। काश ऐसा होता कि सर कुछ ऐसा कर दो ना, मेरे लिए दिन 25 घंटे हो जाए, तो मैं भगवान होता। ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रेस जो इस बच्चे ने बोली ना, सबके साथ है, सबके साथ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2015 में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका स्कूल शुरू होता था 7 बजे, तो वो 6:15 घर से निकलती थी अपने। वो बच्ची 12वीं में मेरे पास आई थी, 12th क्लास में, और उसने बोला मुझे कि सर मेरा 11वीं एकदम खत्म है, कुछ नहीं आता मुझे, फिजिक्स का पी भी नहीं आता है। मेडिकल के स्टूडेंट थी वो, 12वीं में वो आई। सर अब हो सकता है क्या? मैंने बोला हो सकता है बेटा, तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उसका प्लानर बना दिया। अब उसका प्लानर सुनना जल्दी से। 7 बजे स्कूल था, 6:15 निकलती थी वो घर से, अपना स्कूटी जो भी उठा के, 12 बजे तक स्कूल। 12:30 से उसका ना इंस्टीट्यूट में क्लास होता था, ड्रॉपर बैच के साथ वो 11th का फिजिक्स पढ़ती थी, 12:30 से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे स्कूटी उठा के घर, खाना खाया, 4 बजे अपने बैच में आती थी। 12th की बच्ची थी वो। 4 से लेके 8 तक उसकी सिलेबस वाला स्टडी वो पढ़ रही है। और 8 बजे जब वो जाती थी ना, मैं 11वीं और 12वीं दोनों फिजिक्स मिला के रोज कम से कम 60-70 सवाल उसको देता था करने को, भैया तेरे को करके लाना है। अब तुम ये सोच लेना, उसको अगले दिन 6:15 फिर निकलना है घर से, और वो घर पहुंच रही है 9 बजे। उसके बावजूद भी 100 में से 90 दिन उसका असाइनमेंट कंप्लीट होता था। वो बच्ची जिसका 11वीं का फिजिक्स एकदम गायब था ना, उसका एम्स में रैंक था 67 उस समय, AIR 67। आप लोगों को पता होगा एम्स के लिए पहले अलग एग्जाम होता था। अभी वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनने की राह पे है, PG भी कंप्लीट हो चुका उसका। PG के एंट्रेंस में भी उसका रैंक था 2, ऑल इंडिया रैंक 2। तो वो स्ट्रेच करती थी भाई। ठीक है, रिवॉर्डिंग है ये जर्नी, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेच करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बार थकान भी होगी, पर क्या थकान यार, इस समय एनर्जी का इन्फाइनेट एनर्जी के सोर्स हो इस समय आप लोग। हमारे गांव में तो ऐसा बोलते थे, मैं भारत में हर कोई व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से निकला होता है भाई। तो इस एज में तो ऐसे बोलते हैं कि यार धरती पे पाँव मारोगे ना पानी निकल जाएगा, इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है। तो क्या थकान। बहुत सारे बच्चे, मैं बीमार हो गया, मेरे को हेडेक हो गया। अरे किस बात का हेडेक? कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा।
हो जाएगा फिर मैनेज। और ऐसा नहीं है 100% हो जाएगा, 90% होगा तो भी काम हो जाएगा हमारा। सर जब हम लोग पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते हैं आने में तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर प्रेडिक्टिव चीज़ों पे जाए, जैसे कि मेरे को चेस से रिलेटेड मैं एक गेम खेलता हूँ 2 घंटे निकल जाते हैं। चेस का गेम तो ऐसा है कि तुम एक गेम खेलोगे 200 घंटे भी निकल सकते हो, पता होगा सबको ये बात। चेस का गेम तो ऐसा ही है। तो या तो टाइम लिमिट डिसाइड करके करा करो, आधे घंटे खेलते हैं, गेम को हार जीत तक नहीं ले जाते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। या तो ऐसा करो, बिकॉज वो भी चेस इज़ अ गुड गेम। इनफैक्ट एनी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एक डेल्टा टी फिक्स करना पड़ेगा। एडिक्टिव है मैं मानता हूँ, तो या तो एडिक्टिव चीज़ों की तरफ मत जाओ भाई। आपने तो चेस बोला यार, मोबाइल फ़ोन में इतने सारे गेम्स हैं जो एडिक्टिव है, जिनमें घंटों बिता देते हैं बच्चे। और छोड़िए, आप लोग तो समझदार हो गए हो, 4, 5, 6 साल का बच्चा YouTube किड्स करके कुछ आता है चैनल, उस चैनल पे वो घंटों बिताता है। बहुत सारे गेम्स आते हैं आजकल, 2.5-3 साल के बच्चे को गेम्स वेम सब डाउनलोड करना भी आता है। तो वो आप बेटा डेल्टा टी फिक्स करके करो। और ब्रेक 2 घंटे का नहीं हो सकता पढ़ाई में, आधा घंटा ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट आप गेम लेके बैठ गए अपने पापा के साथ चेस का, और पापा भी बिल्कुल एडिक्शन में चेस के और आप भी हो, पता चले पूरी रात बैठ के बेटा सोच रहे पापा आपको हराऊंगा, पापा सोच रहे बेटा अब बताता हूँ तेरे को, पता चले 8 घंटे गेम ही खेल रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। एनीवन एल्स? यस बेटा बोलो। थोड़ी बोलिए। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी काफ़ी स्टूडेंट से रिलेट कर सकें। कई सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि बैकलॉग हो जाता है, तो अब जो लेक्चर क्लास में करा रहे हैं वो घर जाके फिर से करना होता है, बैकलॉग का भी करना है, प्लस तीसरा अलग चैप्टर का टेस्ट भी आ रहा है, तो वो वहाँ पर स्टक फील होता है, वो समझ नहीं आता कि कैसे भी डील। यस, सो इसने जो प्रॉब्लम बताई है वो भी अगेन बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि बैकलॉग कुछ बचा हुआ है, अभी रनिंग टॉपिक चल रहा है, उसको भी पढ़ना है, और टेस्ट जो आने वाला है उसमें पिछले जो 2 चैप्टर है वो आने हैं, उसको भी रिवाइज करना है, दोबारा प्रैक्टिस करना है। सो देखो, आइडियली तो बैकलॉग ना जिंदगी भर नहीं हो सकता। शुरुआत में मैं मानता हूँ शुरू के 6 महीने 8 महीने आपको 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, बट आप सोचो पूरे 2 साल बैकलॉग लेके चलूंगा मैं, सो दैट कैन नॉट बी देयर। आपको एक टाइम पे आना पड़ेगा, बैकलॉग खत्म है, अब जो रनिंग चल रहा है और जो टेस्ट के हिसाब से रिवीजन करना है, बस वो 2 ही चीज़ें हैं मेरे पास। तो एक तो बैकलॉग को ना धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा बेटा, और उसके लिए वापस एक ही बात है, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। मान लेते फिजिक्स में 2 चैप्टर बचे हुए सर मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करो एक ही वीक में ख़त्म कर दो उसको, आप 1 महीने का बना लो टाइम, 1 महीने में थोड़ा थोड़ा समय उसको दो। वीकली मान लो आपने डिसाइड कर लिया 4 घंटे में इस चैप्टर को दूंगा, 1 वीक में सिर्फ 4 घंटे, और उसके लिए थोड़ा सा मुझे अगर स्ट्रेच भी करना पड़ेगा मैं कर लूँगा, और 1 महीने का टारगेट बना लो, वो चैप्टर का बैकलॉग खत्म करो। बाकी ये 2 चीज़ें तो हमेशा चलेंगी बेटा, रनिंग टॉपिक और जो टेस्ट आने वाला है तो हमेशा चलेगा। लेकिन बैकलॉग ना, पता चले जेई का एग्जाम है परसों, मेरा बैकलॉग चल रहा है आज, वो नहीं हो सकता। आपको एक टाइम पे आके फ्री करना पड़ेगा अपने आप को पीछे वाले किसी भी उससे। क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? सो ऑलराइट देन, मैं फिर जब नेक्स्ट विजिट पे आऊँगा, आप लोगों से तो मैं मिला था जो 12वीं के बच्चे, सो विल हैव अ सेशन ऑन फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें। आज तो हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी जर्नी के लिए हमने करी है। सो शुक्रिया, थैंक यू, आपके समय के लिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।